हेलो। पिछले वीडियो में हम लोग ग्रीन बिल्डिंग के बारे में जो है डिस्कस कर रहे थे। तो ग्रीन बिल्डिंग में आपका जो है कॉन्सेप्ट हो गया था। ठीक है, बेनिफिट्स जो भी इसमें सारे पॉइंट्स गिवन हैं, ये सारे बेनिफिट्स जो है इसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक, लास्ट में आपका जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है ग्रीन बिल्डिंग का, ये छूट गया था। ठीक है, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। चलिए, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि डिज़ाइन एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। चलिए, पहला एम तो हमारा ये है, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन आर्किटेक्चर या एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग का पहला मेरा यही एम है। हमारा फर्स्ट एम यही है कि हम जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं या उसको रिनोवेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमको क्या करना था, एनर्जी इफिशिएंट बनना था, एनर्जी कंजर्व करना था। ठीक है, तो जब ग्रीन आर्किटेक्चर हम जो यानी जब प्लान बना रहे थे बिल्डिंग का, उसी समय हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया था। ठीक है, कि हमको जो है अपना जो ग्रीन बिल्डिंग बनाना है वो मच बेटर रहे। ठीक है, मच बेटर रहे, हमारा आउटपुट जो 100% रहे। इवन अभी ऐसे भी बिल्डिंग बन चुके हैं जो जो पूरा अपार्टमेंट क्या है, पूरा अपार्टमेंट तो ठीक है अपने लिए तो जो है पूरा एनर्जी जो प्रोड्यूस कर ही ले रहा है, साथ में साथ जो उनके पास रेस्ट एनर्जी बच रहा है वो दूसरे अपार्टमेंट को या दूसरे कॉलोनीज़ को जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, मतलब वो अपार्टमेंट इतना ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कि उसके पास ओवर एनर्जी हो रहा है। उस ओवर एनर्जी को क्या है, दूसरे किसी कम्युनिटी को या किसी अपार्टमेंट को वो दे रहे हैं। ठीक है, तो सोलर पावर जो है इतना जो है पावरफुल है। ठीक, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि डिज़ाइन एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। ठीक है, जब हम ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा मेन फोकस क्या है कि वो एनर्जी इफिशिएंट रहे, वो एनर्जी को ज़्यादा कंजर्व करे। ठीक है, और मैक्सिमम जो है एनर्जी प्रोड्यूस करे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, डिजाइन बिल्डिंग टू रीयूज रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी हमारा वही पॉइंट कह रहा है कि हम जो भी ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम मोस्टली क्या इवनली आप कह लीजिए 100% जो है आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का ही यूज़ करेंगे। जो भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं सोर्सेज, उन्हीं का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको अगर लाइटनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो सोलर लाइट जो है डे टाइम में सोलर रेडिएशन जो आ रहा है उसी को हम 100% यूटिलाइज करेंगे फॉर द लाइटिंग पर्पज़ फॉर द रूम। ठीक है, विंड के लिए अगर हमको कूलिंग के लिए चाहिए तो कूलिंग पावर के लिए हम जो भी हम हमारे पास अगर मान लीजिए हाई अमाउंट में अगर एयर फ्लो कर रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर लेस अमाउंट में भी अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम हाईली इफ़िशिएंट बना के एयर कूलर या फिर के लिए रूम कूलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमको जो है उसे जब हम बिल्डिंग बनाएंगे यानी कि जब आर्किटेक्ट हम प्रिपेयर करेंगे उसका लेआउट, ठीक है, उसी समय पूरा हम जो है प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ऑप्टिमाइज मटेरियल यूज। चलिए, इस ऑप्टिमाइज मटेरियल यूज में क्या है कि हम जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है हमारा मेन मोटो है कि हम जो जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं वो लगभग 100 ईयर से अब जो है वो ड्यूरेबल हो, उससे ज़्यादा लंबे समय तक के लिए वो ड्यूरेबल चलता रहे। ठीक है, तो मटेरियल भी कुछ इस प्रकार का लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप वुडन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, वुडन मटेरियल कुछ प्रिवेंशन करके उसको जो है डिकम्पोजिशन से रोका जा सकता है, लेकिन उसको जो है ज़्यादा साल तक हम नहीं उसको ग्रो करा सकते हैं, उसको नहीं चला सकते हैं। मान लीजिए कंक्रीट है तो कंक्रीट की कंपैरिजन में उसकी लाइफ कम है। ठीक है, आप कितना भी करेंगे उसका ऑक्सीडाइजेशन होगा, धीरे धीरे वो डिकम्पोज करेगा, उसमें टर्माइट्स वाइट एंड्स वगैरह उसमें लगेंगे। ठीक है, तो उसको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। तो अगर आप ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप जो है इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करिए। ठीक है, अब आपको सीएनडी वेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो सीएनडी वेस्ट अगर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, और इकोनॉमिकल भी है, आपका लगभग 60 से 70% आपका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सेव कर देगा। ठीक है, मटेरियल में जो एग्रीगेट है या फाइन एग्रीगेट है, इनका जो है चार्जेस जो है बहुत ही कर्टल कर देगा ये। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज मटेरियल हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोविज़न फॉर रिसाइकल वेस्ट।
देखिए ये सारे पॉइंट आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है, सारे पॉइंट आपस में कोरिलेट हैं, ठीक है। हमारा मेन एम क्या है कि हम जो है एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग बनाएंगे, रिसाइकिल प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है, जो रीयूज हो सके, रिसाइकिल हो सके, रिड्यूस हो सके, इन्हीं सब मटेरियल हमको यूज करना है, ठीक है। तो अगर हम ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम हर चीज़ का मतलब क्या है कि टॉप टू बॉटम यानी फाउंडेशन से लेके फ्लोर तक, ठीक है, हमको एनर्जी इफिशिएंट यानी हमको मटेरियल भी आपको जो है मटेरियल भी एक नेचुरल सोर्स है। जैसे मान लीजिए एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट भी नेचुरल रिसोर्स है, ये भी धीरे धीरे जो है कम हो रहा है, इसकी क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। हमको क्या है, इनको भी कंजर्व करना है एग्रीगेट को, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग था जिसको आप डिमोलिश करके जो है आप मटेरियल प्राप्त कर रहे हैं, जैसे डिमोलिशन वेस्ट, ठीक है, तो उसको आप यूज करिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ओवरमर्म ब्रिक है या फिर उसी बिल्डिंग का कोई ब्रोकन पार्ट है, तो आप उसको जो है फाउंडेशन में फिलिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास फेरस मटेरियल आ रहा है, तो खैर फेरस को आप डायरेक्टली मत यूज करें। फेरस जो मतलब जो आयरन रॉड है, ठीक है, उसको आप पहले इंडस्ट्री में भेजिए जहाँ पे वो रिसाइकिल होकर फिर से जो है नया फेरस रॉड जो है बन के आए, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली मत यूज करिए क्योंकि स्ट्रेंथ उसमें जो है गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ओनली कंक्रीट, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द ब्रिक, ब्रोकन सॉलिड वेस्ट, ग्रेनाइट वेस्ट, ठीक है, मार्बल वेस्ट, ये सब को जो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो और मान लीजिए अगर आपको डोर, विंडोज़, ठीक है, सीलिंग्स, प्लास्टिक सीलिंग्स अगर ये आपको उसमें से मिल रहे हैं पुरानी बिल्डिंग से, ठीक है, तो आप उसको जो है रिकवर कर लीजिए, ठीक। रिकवर करके उसको आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करके रिसाइकिल कर लिए, रिड्यूस कर लीजिए, फिर उसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं इस नई बिल्डिंग में, ठीक है। तो ये प्रोविज़न फॉर रिसाइकिल वेस्ट। देखिए अब रिसाइकिल वेस्ट में एक और पॉइंट आता है कि मटेरियल तो ठीक है, मटेरियल जो हम रिसाइकिल यूज़ कर रहे हैं ओवरऑल, बिल्डिंग बन जाने के बाद भी हम और भी जो हमारे वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, हम जो भी वेस्ट जनरेट, मान लीजिए वाटर वेस्ट है, ठीक है, तो पोल्यूटेड वाटर हम जो जनरेट कर रहे हैं उसको भी हमको वहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। मतलब किचन का वेस्ट जो निकल रहा है, किचन वेस्ट वाटर, ठीक है, बाथरूम का वेस्ट वाटर, तो ऐसा उसमें प्लांट इंस्टॉल करें कि उसको रिसाइकिल कर दे वो, ठीक है, रिसाइकिल कर दे, ठीक है। भले उसको आप ड्रिंकिंग पर्पस यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कार वॉशिंग के लिए, ठीक है, या टेरिस फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन के लिए जो है इन पानी का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। किचन से जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सब्जियों के छिलके हो गए हैं, ठीक है, बचा हुआ खाना हो गया है, तो उसको आप डायरेक्टली डस्टबिन में फेंकने के बजाय आप कुछ ऐसा उसमें रूल्स करिए या फिर कुछ ऐसा वहाँ पे कंपोस्टिंग के लिए कुछ जो है प्रोसेस वहाँ अडाप्ट करिए, ताकि उससे आप जो है एक फर्टाइल सॉइल बना सकें, ठीक है, यानी फर्टिलिटी के लिए खाद वगैरह जो हम बना सकें, ठीक है। तो इसका भी प्रोविज़न इस बिल्डिंग में होना चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी, जैसे कि हमने कहा कि हम जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे वो लंबे समय तक चले, वो ड्यूरेबल हो, ठीक है, यानी आप जो एक्सपेक्टेड ईयर आप जो लेके चल रहे हैं 100 साल, वो उससे ज़्यादा रहे, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें ज़्यादा रहे, नहीं कि हमने 100 ईयर के लिए डिज़ाइन किया और 100 साल ही चला, ऐसा भी ना हो, ठीक है। आप 100 साल के बना रहे हैं, 120 साल, 130 साल, 140 साल नॉर्मली चल जाते हैं, तो आप कुछ इस तरह का उसमें डिज़ाइन करिए। अब डिज़ाइन करने मतलब क्या, टोटली आप मटेरियल पे ही डिपेंड ना रहें। मटेरियल के लिए आप जो है एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पूरे अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन भी करवा लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी तो कॉन्सेप्ट आ रहा है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग का, तो आप इस चीज़ में अगर आप ग्रीन बिल्डिंग के बनाने के साथ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, ठीक है, विंड रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप डिज़ाइन करते हैं, तो आपका मोर सस्टेनेबल होगा, हाईली डेवलप्ड होगा, और कह लीजिए कि उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इन सब कुछ पॉइंट्स को भी कंसीडर करते हुए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आप जो है उसमें फेरस मटेरियल को जो है थोड़ा TMT बार ले सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत मार्केट में आ गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। खैर बिना स्ट्रक्चर इंजीनियर के डिज़ाइन प्रोसीजर को जो है फॉलो की यूज़ मत करिए, ठीक है, जैसा इंजीनियर बोलें उसको उस तरह फॉलो करिए, ठीक। तो आपका जो है ड्यूरेबल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ग्रीन बिल्डिंग आपका बन सकता है, ठीक है, अपार्टमेंट वगैरह।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डिज़ाइन ऑफ फ्यूचर रीयूज एंड एडेप्टेबिलिटी। चलिए बढ़िया पॉइंट है ये। जैसे कि अब इस पॉइंट में ये है कि आप जैसे मान लीजिए आप कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आयरन रॉड की, ठीक है, फेरस मटेरियल है। तो अगर आप बीम कॉलम या फिर आप जो है सीलिंग बनाने में, रूफ बनाने में, ठीक है, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसमें एक काम करिए, जैसे कि उसमें लेमिनेट इस कोई भी लेमिनेशन जो है आप लगा दीजिए, ठीक है, कोई भी कुछ 75 माइक्रोमीटर या फिर जो है 100 माइक्रोमीटर का कोई लेमिनेशन जो उसमें प्रोवाइड कर दीजिए। अब वो लेमिनेशन ऐसा भी ना रहे कि जो है ग्रिपिंग जो है ना पकड़े, ठीक है, ग्रिपिंग ग्रिपिंग होना चाहिए कंक्रीट का और फेरस मटेरियल का, ठीक है, ग्रिपिंग होना चाहिए। क्योंकि देखिए हम आप जब जो भी बीम कॉलम या भी छत हम बनाते हैं तो वो एक कंपोजिट मटेरियल होता है, ठीक है। कंपोजिट मटेरियल जो है ये मतलब दो प्रकार के मटेरियल मिलकर कंपोजिट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी ना उसमें लेमिनेशन करिए कि जो है उसमें ग्रिपिंग ना आए, कंपोजिट ना हो पाए, ठीक है। अगर कंपोजिट नहीं होगा तो जो है जो आपका रॉड है कंक्रीट से अलग हो जाएगा, स्ट्रेंथ वो देगा नहीं। तो आप संभव हो तो उसमें कुछ पेंट कर दीजिए, ठीक है, पेंट कर दीजिए, या फिर प्लास्टिक की जो है एक पतली लेमिनेशन भी लगा सकते हैं। करने से फ़ायदा ये है कि अगर आप मतलब करने का मतलब ये है कि उसमें कोरोजन ना हो, वो ऑक्सीडाइज ना हो। अगर आप लंबे समय बाद अगर उसको डिमोलिश भी करते हैं उस बिल्डिंग को, तो अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता है फेरस मटेरियल, तो वो उसका कोरोजन उसमें नहीं होगा, और जब कोरोजन नहीं होगा तो फिर से रीयूज हो सकता है बिना किसी रिसाइकिल के, ठीक है, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। खैर ये थोड़ा रिस्की है, ये एक अच्छे बिना इंजीनियर से पूछे इसको अडॉप्ट मत करिए, ठीक है। हाँ, आप डोर विंडोज़ में या कोई और एसेसरीज या फिर कोई और सिस्टम आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक लेमिनेशन लगा दीजिए, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को हार्म ना करे। ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई फीचर, ठीक है, यूज करिए जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को जो है हार्म ना करे। अब स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की बात करें तो फेरस वाले में तो क्या है कि ना ही करिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई फेरस या फिर मेटालिक डोर है, विंडो है, तो उसमें जो है आप लेमिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें लेमिनेशन कर देंगे तो उसका जो है फीचर में रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसे भी बहुत सी चीज़ हैं जिसमें आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रिनोवेट ओल्डर बिल्डिंग। अगर आपके कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत पुराना नहीं कह सकते हैं, अगर वो 30 साल 40 साल अगर पुराना है, 20 साल 30 साल, ठीक है, तो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओल्डर बिल्डिंग का मतलब नहीं कि अब वो 80 साल का हो गया, तो अगर उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, ज़्यादा उसको उसमें अगर तोड़ते वगैरह हैं तो उसको स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी जो है कम हो सकती है ड्यू टू वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन होगा तो उसके स्ट्रेंथ में कमी आएगा, जगह जगह क्रैक्स जो होने के चांसेस हैं। तो अगर ज़्यादा पुराना बिल्डिंग है तो थोड़ा उसमें प्रॉपर प्रिवेंशन दे के केयर करके जो है उसमें जो मॉडिफिकेशन करें। नहीं तो अगर 20 साल या 30 साल 25 साल जो भी अगर एज है उस बिल्डिंग का, तो उसमें हाँ कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन यही कर सकते हैं कि हम जो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन अगर ठीक नहीं है बिल्डिंग में तो उसमें थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन खैर वेंटिलेशन दे सकते हैं। अगर आपके रूम कमरों में अगर एयर नहीं ठीक से सर्कुलेट हो पा रहा है तो उसमें कहीं आप विंडोज़ या डोर को और बढ़ा दीजिए, ठीक है। ऐसे सिस्टम यूज करिए जो एनर्जी का यूज ना करें। ऐसे बहुत से एग्जॉस्ट फैन भी आ गए हैं जो फ्रिक्शनलेस बियरिंग पे जो है वर्क करते हैं और किसी तरह कोई एनर्जी जो है वो जो है कंजप्ट नहीं करते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं। इस तरह के एग्जॉस्ट फैन भी आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है।
और थोड़ा उसमें सर्कुलेशन के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए आपके जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वहाँ पे देख लीजिए कि सोलर रेडिएशन जो है उसका ओरिएंटेशन कैसे है, किस साउथ किस में पड़ रहा है, किस में ईस्ट में है ज़्यादा उसका ओरिएंटेशन, कि वेस्ट में है कि साउथ में है। मोस्टली साउथ में मिलता है, तो आप उसको स्टडी कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप ऑटोमेटिक ओरिएंटेशन वाला जो है सोलर सेल भी यूज़ कर सकते हैं, सोलर पैनल जो ऑटोमेटिक ओरिएंट हो जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। जिस प्रकार सूरज मूव करेगा जिस दिशा में, उधर ही वो जो है उसका मूवमेंट होता रहेगा। उस टाइप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर सोर्स का यूज आप करिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एग्जिस्टिंग नियर अबाउट अगर कोई भी पेरेनियल रिवर कह लीजिए या कोई लेक वगैरह है, तो उसको जो है आप वाटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ओल्ड बिल्डिंग में करने के लिए कुछ बस तो नहीं रहा है, ठीक है। करने के लिए ये कि मान लीजिए अगर उसको आप नॉइज़ प्रूफ बनाना है, ठीक है, या फिर उसको हीट इंसुलेट करना है, तो आप नेचुरल मधुमक्खियों का जो वैक्स होता है उसको आप जो है यूज कर सकते हैं, ठीक। थर्माकोल आपके पास वेस्ट अगर है, अगर वेस्ट थर्माकोल मिल रहा है, बनाने की बात नहीं करें, नया भी बना करे, आपको अगर मिल रहा है कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी वेस्ट मिल रहा है, अगर वो वेस्ट के फॉर्म में मिल रहा है, तो उसको आप जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर आप नया बिल्डिंग बनाएंगे तो जो जो कन्वेंशनल ब्रिक है उसके जगह आप हॉलो ब्रिक यूज़ कर लीजिए, क्योंकि अब ये तो ऑलरेडी बन चुका है। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में आप हॉलो ब्रिक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको तोड़ना पड़ जाएगा, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारे पॉइंट जो है इस लेक्चर में कवर हो गए, ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू।